नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम समेट कर लाए हैं आपके लिए दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रही, उसमें पहली बड़ी खबर है आखिरी चरण में दिग्गजों का वार। बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम गया। दूसरे दौर की 142 सीटों पर आज सभी दलों का जमकर प्रचार देखने को मिला। क्या है इन सीटों का सियासी गणित, करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर मुहर। दिल्ली में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते से दोनों देशों को कैसे होगा फायदा, खबर दिखाएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर होगी यूएस ईरान जंग में पुतिन की एंट्री, यानी मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अब शांति के प्रयासों में रूस ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। क्या है खबर, दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के रण में आखिरी चरण के लिए थमा प्रचार। आखिरी दिन भाजपा के लिए प्रधानमंत्री ने संभाली प्रचार की कमान। बंगाल के लोगों को लिखे पत्र में दोहराया विकसित बंगाल का संकल्प। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार से बढ़ाया सियासी तापमान। प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दिखाया दम। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मांगा लोगों से वोट। कांग्रेस ने भी झोंकी अपनी ताकत। 4 मई को नतीजे तय करेंगे बंगाल की दिशा। भारत न्यूजीलैंड एफटीए को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया साझा मूल्यों, विश्वास और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी समझौते को मील का पत्थर बताया। सिक्किम का 50वां वर्षगांठ समारोह। गैंगटोक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य रोड शो में जोरदार हुआ स्वागत। कल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। अल्टीमेटम और असफल शांति वार्ता के बाद रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका पर फोड़ा शांति वार्ता की असफलता का ठीकरा। संघर्ष रोकने और होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को दिया नया प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया और मतदाताओं को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की और लोक लुभावन वायदे किए हैं। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल पर है, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। प्रचार के आखिरी दिन आज भी सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने जनता से समर्थन मांगा। तो अब नजरें इस दौर की वोटिंग पर भी लगी हैं कि क्या दूसरे दौर में भी बंगाल की जनता ऐतिहासिक वोटिंग करके नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब मतदाताओं की बारी है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ बैरकपुर में एक के बाद एक उद्योग बंद हो रहे हैं, वहीं टीएमसी के गुंडों को रोजगार देने वाली बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला और हुगली के चंदन नगर में विशाल रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं ममता बनर्जी ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में ममता बनर्जी का पारंपरिक पावर ग्राउंड अब भाजपा के लिए सेंध लगाने का बड़ा मैदान बन गया है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जहां टीएमसी की सत्ता पर काबिज रहने का दावा और भाजपा की चुनौती आमने सामने होगी। इस फेज में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर लगभग 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। टीएमसी ने सभी 142 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि भाजपा 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
कांग्रेस सभी 142 सीटों पर मैदान में है, जबकि सीपीएम करीब 100 सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है। दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें शामिल हैं, साथ ही उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, नादिया, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर तथा पूर्व बर्धमान जिलों की सीटें शामिल हैं। चुनावी घमासान के बाद अब बारी है जनता की। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए वादों का असर क्या होगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में हर वोट की अहमियत है, क्योंकि हर एक वोट राज्य के भविष्य को नया आकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में बंगाल को विकसित बनाने के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी उन्हें बंगाल के इस चुनाव में बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने अपने इस अनुभव की तुलना तीर्थ यात्रा से की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों की मां काली के प्रति समर्पित आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि मां काली के भक्तों के बीच जाने से उन्हें निरंतर मां काली से नई ऊर्जा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुभवों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा राज्य विकसित बंगाल के लिए अधीर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल का युवा अब अपने आगे बढ़ने की नई संभावनाएं चाहता है। बेटियां खुला आसमान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं। बंगाल का हर नागरिक, हर परिवार एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अब परिवर्तन करना है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया, भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए, अब भाजपा चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव सभी मिलकर मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री का बंगाल के लोगों के नाम खत, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और अपने अनुभवों को साझा किया। तमाम जो पूरा उनका लंबा प्रचार रहा है, किस प्रकार का अनुभव उनका रहा और कैसे विकसित बंगाल के अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें युवाओं के लिए भी अवसर हो, महिलाओं के लिए अवसर हो, सबके लिए अवसर हो। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चरण में जहां मतदाताओं ने वोटिंग का बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी 8 मुद्दों के दम पर 8 जिलों में सेंधमारी की तैयारी में है, क्योंकि दूसरे चरण का रण ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। दूसरा चरण न सिर्फ मुद्दों के आधार पर बेहद खास होने वाला है, बल्कि बांग्लादेश से लगते सीमावर्ती सहित जिन इलाकों में मतदान होना है, उन इलाकों का सियासी गणित भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस दौर में सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि यहाँ का जनादेश आखिर इस बार क्या होने वाला है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ने पश्चिम बंगाल में भय मुक्त चुनाव का माहौल बनाया तो वोटर ने अपनी वोट की ताकत दिखाई। चुनावी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा साइलेंट वोटर की है। जानकारों का मानना है कि जब वोटिंग बिना दबाव और बिना डर के होती है तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर मुखर होती है। अब दूसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कसी तो बंगाल की बम फैक्ट्रियां बेनकाब होने लगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से देसी बमों की खेप बरामद हुई तो एनआईए ने भी मोर्चा संभाल लिया। दूसरे चरण का चुनाव ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। 2021 के चुनाव में इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा था। अब यही क्षेत्र भाजपा के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। भाजपा ने इस बार अपना पूरा फोकस इन्हीं 8 जिलों पर केंद्रित किया है। पिछले 5 सालों में पार्टी ने ममता सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का सिलसिला जारी रखा। भाजपा ने संदेशखाली की घटना को महिला सुरक्षा और महाजंगल राज का प्रतीक बनाकर उठाया। मतुआ समुदाय के साथ कथित भेदभाव और सीएए को बड़ा हथियार बनाया। मतुआ बहुल्य बोंगो और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में पार्टी ये संदेश दे रही है कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाएगी, जबकि अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा भाजपा ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर भाजपा का फोकस पिछले 5 साल से रहा, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में शामिल 8 जिलों के लिए 8 बड़े मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया है। इनमें बंगाल की सुरक्षा, भय से मुक्ति, महिला सुरक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई और दवाई, बंद होती फैक्ट्रियां, टीएमसी की बम फैक्ट्री और टीएमसी का महाजंगल राज प्रमुख हैं।
भाजपा इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रचारित कर रही है ताकि 2021 में टीएमसी के क्लीन स्वीप वाले क्षेत्रों में भी सेंध लग सके। कोलकाता की शहरी सीटों में भी विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीएए, घुसपैठ और महिला सुरक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दों पर जोर है। 29 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन इन मुद्दों का असर कितना पड़ा इसका पता 4 मई को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल के सियासी घमासान में दूसरा दौर बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के नजरिए से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल का रण, दूसरा चरण, कुल 142 विधानसभा सीटों पर 29 तारीख को वोटिंग होगी। परसों की बात है और इसमें अगर 142 सीटों की बात की जाए तो एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए यहां पर 0 है। तो कुल मिला के 142 सीटों के चुनावी संग्राम पे सबकी नजर होगी। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो पुरुष कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.83 करोड़ के आसपास है, जिनमें पुरुष मतदाता 1.43 करोड़ है, महिला मतदाता 1.40 करोड़ है। तो थर्ड जेंडर 687 वोटर्स यहाँ पे लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस दूसरे फेज में वोट करते नजर आएंगे। अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दूसरे चरण में अगर कुल उम्मीदवारों की बात की जाए तो 1448 उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 1228 हैं तो महिला उम्मीदवार 220 इस चुनावी रण में दूसरे फेज में मौजूद है। कुल अगर दूसरे चरण के लिहाज से बात की जाए तो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र इस सेकेंड फेज में है। कोलकाता का जो मेट्रो क्षेत्र यानी कि जो शहरी इलाका है उसकी तमाम विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में हैं और बांग्लादेशी सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस पूरे फेज पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और 82% मतदान 2021 में हुआ था इन 142 सीटों में। जो कल 29 तारीख का जो फेज है इसमें यहां पर 82% मतदान हुआ था और अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को इन 142 सीटों पर बंगाल की जनता कितना वोटिंग करती है। 2021 के नतीजों की बात की जाए तो दूसरे फेज की इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जीती थी और लगभग 86% के आसपास में उनका वोट शेयर रहा था, जबकि बीजेपी के हिस्से में 18 सीटें आई थी और 39% के आसपास उनका वोट शेयर रहा था। और आरएसएमपी की अगर बात की जाए तो 1 सीट उनके हिस्से में भी गई। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से नतीजे रहे थे। अगर क्षेत्रवार नतीजों की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंसी का इलाका यानी कि जो कोलकाता शहर और उसके आसपास के लिहाज से अगर बात की जाए उस इलाके की 108 सीटें, जो उसको सिफोलॉजिकल रीजन के तौर पर भी जाना जाता है, वहां से टीएमसी ने 93 सीटें जीती थी 2021 में। बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, आरएसएमपी 1 सीट यहीं से लेकर आई थी इन 142 सीटों में से। और इन्हीं 142 सीटों में से अगर बात की जाए तो वर्धमान क्षेत्र में 34 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार 2021 में टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी, बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई थी। तो अपने आप में यह समझना दिलचस्प है कि यह गढ़ एक तरीके से टीएमसी ममता बनर्जी के तौर पर दूसरे फेज का माना जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो क्षेत्रवार चीजों के बाद में अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिहाज से तो किस तरीके से ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें इस सेकेंड फेज पर भी लगी है कि क्या फर्स्ट फेज के तरीके से ही सेकेंड फेज में भी इस बार बम्पर वोटिंग होगी, और अगर बम्पर वोटिंग होगी तो उसके मायने क्या होंगे। क्या एक तरीके से सत्ता बरकरार रहेगी या एक परिवर्तन की आंधी के तहत तमाम प्रकार के नए ऐतिहासिक पैरोकार हमको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है बंगाल का रण अपने आप में। और प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी इसी फेज में है और मुख्यमंत्री हैं भवानीपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट से कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम भी है। टीएमसी के प्रमुख उम्मीदवारों के चेहरों के तौर पर इनकी पहचान पश्चिम बंगाल में होती है। और टीएमसी से ही चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि कैबिनेट मंत्री है वो दमदम उत्तर की सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। और मदन मित्रा टीएमसी में पूर्व मंत्री के तौर पे थे, कामाहाटी से टीएमसी के उम्मीदवार है। ये तमाम कुछ प्रमुख चेहरे जो सेकेंड फेज में टीएमसी की ओर से है। अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए, शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा, वो भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं और अपने आप में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली जो कि अभिनेत्री रही और पूर्व राज्यसभा सांसद है, वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रत्ना देवनाथ की अगर बात की जाए, पानीहाटी से है, जो कि आरजीगर का मामला हुआ था, जिस डॉक्टर महिला के साथ रेप और उसकी हत्या की गई थी, उसकी माता जी हैं जो कि पानीहाटी से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। और तो ये अपने आप में तमाम प्रमुख कुछ चेहरे हैं जो अपने आप में इस फेज पे सबसे ज्यादा अहम एक तरीके से जिनके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी तरीके से हम बात तमाम चीज़ों कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो एसआईआर है, घुसपैठ का मुद्दा है, सीमावर्ती सुरक्षा जो बांग्लादेश से लगती सुरक्षा है, ये तमाम मसले हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की जो बात की जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बंगाल में बना हुआ है। सीएए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मतुआ समुदाय
को लेकर भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, और बेरोजगारी जैसे तमाम मसले मुद्दे लगातार बने। इसी बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरा चरण तीखा हुआ, बंगाल का रण, और दूसरे चरण में क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी ये बहुत कुछ तय होगा। इस बड़ी खबर पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद है, संपादक है राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से, आपका भी स्वागत है। प्रकाश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप कलकत्ता से हमसे बात कर रहे हैं और बंगाल का ये जो दूसरा फेज है इसमें सबसे बड़ी बातें क्या है, किस तरीके से ये अलग है इस पहले फेज से, क्या कुछ खास यहाँ पर? आरेंद्र जी, आज शाम को दूरदर्शन के पर्दे पर 5 बजे जिस समय प्रधानमंत्री सिक्किम में बड़ा रोड शो कर रहे थे, चारों तरफ भारत का राष्ट्र ध्वज लहराया जा रहा था, लाखों की संख्या में लोग थे। मैं कल्पना कर रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में भी वो दिन आएगा जब पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री के रूप में भारत का कोई एक नागरिक पूरे सम्मान के साथ बंगाल की जनता के समक्ष इस प्रकार रोड शो करे और यहाँ की जनता इसी प्रकार दिखाए। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के नेता के रूप में इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पश्चिम बंगाल आए तो हर जगह पर लाखों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन मेरे मन की वेदना यह है कि 50 वर्षों में हमने यहाँ पर कभी भी भारत के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं देखा, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं देखा। आपने पूछा दूसरे चरण के चुनाव की मुख्य बातें। देखिए, मुख्य बातें तो ये रही कि हम सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी ने राष्ट्रपति के अपमान से लेकर के चुनाव आयोग को भर भर गालियां देने से लेकर के तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, लोगों के अंदर भेदभाव भरने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। लेकिन समापन की अगर बात करें तो बड़ा हास्यास्पद रहा कि ममता बनर्जी की बातों से जब वो मंच पर आती थी बार बार स्लिप ऑफ टंग होता था। वे बार जब उनको चाहिए था कि वे अपनी योजनाओं को सामने रखती, अगले 5 वर्षों प्रकाश जी 142 जो सीटें हैं सेकेंड फेज में, ये इसका थोड़ा सा वो बताइए। मतलब एक तो गढ़ के तौर पे टीएमसी के कहा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये किस इलाके के, थोड़ा भौगोलिक स्थिति को समझने की बात करें, उसका एक ज्योग्राफिकली उसको कैसे समझा जाए? जी, मुख्य रूप आरेंद्र जी, मुख्य रूप से ये दक्षिण बंगाल की सीटें हैं जिसमें कलकत्ता की 11 सीटें हैं, उत्तर 24 परगना भी है, दक्षिण 24 परगना भी है। उत्तर 24 परगना में भाजपा की स्थिति पहले भी ठीक रही है, लेकिन दक्षिण 24 परगना जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत अधिक हैं और वहां पर तृणमूल का अपना एक वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है, ममता बनर्जी का 1500 रुपया का जो लॉलीपॉप है वो एक प्रकार से लगता है कि हाशिए पर चला गया है। सबसे बड़ी बात आरेंद्र जी यहाँ पर नारी सुरक्षा की थी। यहाँ पर जिस प्रकार से आपको याद होगा संदेश खाली के अंचल में भी इसी अगले फेज में 29 तारीख को चुनाव होना है। यहाँ पर हजारों महिलाओं ने शेख शाहजहां जो तृणमूल का सबसे बड़ा गुंडा था उसके खिलाफ में आवाज उठाई, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको सर्टिफिकेट दिया कि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है। एक और देखने वाली बात यह है आरेंद्र जी की इस चुनाव में ये ममता बनर्जी के जो कई जो सिपह सालार थे उनमें से 12 ऐसे दागी लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है और वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जमानत पर निकलने के बाद उनको उस पार्टी ने टिकट दिया जिनका जनता में एक बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं जिन पे पहले ममता दीदी ने भरोसा हटाया था जब उनका नाम किसी घटनाक्रम में जुड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से उन पे प्रत्याशी बनाया गया। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि बंगाल के चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो पहले दौर में 93% वोटिंग के बाद अब 142 सीटों का रण किस प्रकार से खास है, और इस बार पूरे बंगाल के चुनाव पे देश भर की नजरें लगी हुई हैं? निश्चित रूप से पूरे देश की नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया की भी नजरें होंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा है कि अगर यह किला फतेह हो जाता है बीजेपी के लिए, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा इसका मैसेज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जाएगा। ये जैसे अभी देखिए उड़ीसा में परिवर्तन हुआ, बिहार में भी एक तरफ से परिवर्तन हो गया, बंगाल है बगल में, वो निश्चित रूप से इस बार जो दिखाई पड़ रहा है, और जैसा कि आपने खुद आपके स्टोरी में था कि चुनाव आयोग को भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, बधाई के पात्र हैं, उनको जितना भी हो सके उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोलिंग परसेंटेज है, आप ये देखिए कि अगर बंगाल जो शुरू से ही आजादी के बाद से एक तरह से वहां पे हिंसा को एक तरह से सत्ता की मौन स्वीकृति मिली हुई थी जी, कांग्रेस ने वहां के वामपंथी आंदोलन को कुचलने के नाम पे जो कुछ किया सिद्धार्थ शंकरैया के जमाने में, उसके बाद जब सीपीएम आई
तो आप वहां नारा ही था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी कुल मिला के उसको एक वैचारिक आधार हिंसा को मिला। और वही ममता बनर्जी इतने दिनों से, जब से है सत्ता में, आप तय कर लीजिए कौन सा चुनाव ऐसा हुआ था जो इस बार हुआ है। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है बदलाव की बयान, और इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के लिए भी उसकी तारीफ कर जानी चाहिए कि जो मतदाता अपना वोटर आई कार्ड ड्रायर में डाल के भूल जाता था, अब उसे पता चल रहा है कि यह आधार कार्ड और पैन कार्ड से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस तरह से लोग उमड़े हैं, आए हैं जी, वो कई चीजों के संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले या कल शायद कहा था कि हम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। कलकत्ता का स्वरूप जो है, अब इसका बेसिक जो वो है सांस्कृतिक, उसकी आप कहते हैं अस्मिता है जी, उसको हम, तो मोदी जी जो एक बड़े मुद्दे को देख रहे हैं। और आज की जनरेशन, समझ लीजिए आप, जो युवा है वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिला, वो देखता है हमें क्या मिला। यानी वो विकास के सपने देखता है। बिल्कुल, एक विकास कहीं ना कहीं एक बड़ा एक आधार और रोड मैप दिखाई पड़ता है। प्रकाश जी, सवाल ये है कि पहले दौर में लगभग नगण्य हिंसा हमने देखी और छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, लेकिन अभी सेकेंड फेज से पहले कुछ घटनाएं जो घट रही हैं आपसी तनाव को लेकर, ये चिंता पैदा कर रही हैं। क्या ये दूसरा फेज कुछ तीखा हो सकता है? इसको लेकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार की जानकारी? आरिंद्र जी, पिछले 36 घंटों में 1600 से अधिक उपद्रवी, संदिग्ध उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा मुस्तैद है चारों तरफ से, और उत्तर प्रदेश के सिंघम माने जाने वाले अजय पाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही दबंग ऑफिसर माने जाते हैं, वो उनकी तैनाती चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना में की है, जहां पर सबसे अधिक हिंसा होती है और जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक दबदबा माना जाता है। अल्पसंख्यक वोट है और उनका एक तरफा ऐसी स्थिति है कि दूसरी पार्टी के लोगों को प्रचार तक नहीं करने दिया जाता। और वहां पर जाकर के उन्होंने, जो वहां का एक तृणमूल का सबसे बड़ा गुंडा है जहांगीर, उसके घर पर जाकर के उन्होंने चेतावनी दी है। और एक बहुत बड़ा संदेश है, चारों तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां तैनात खड़ी हैं। और जो देखिए कल रात को जो बैरकपुर में घटना हुई, भवानीपुर में जो घटना हुई, ये सारी घटनाएं तृणमूल के, समझिए कि जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं है। ये अंतिम दौर इनका चल रहा है और ये मानकर चल रहे हैं कि हिंसा के माध्यम से ही बैलेट बॉक्स तक पहुंचा जा सकता है, जो पहुंच नहीं सकते। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आनंद जी। और आज जो हमारे सीईओ है पश्चिम बंगाल के, चुनाव आयोग के सीईओ पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल जी ने ये जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते थे तो ईवीएम को जीपीएस से जोड़ा जाता था। बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम को, जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, उनको जीपीएस से जोड़ा गया है। उस मशीन के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और यही तृणमूल के डर का सबसे बड़ा कारण है। 91 लाख वोटरों का हट जाना, जिनमें कई लोग मृतक थे, कई स्थानांतरित थे, उन लोगों का नाम कट जाना, एक शुद्ध मतदाता सूची के साथ में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में अरिंद्र जी जो लोग श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो इस बार अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बंगाल की धरती पर आ रहे हैं। शहरों में तृणमूल के गुंडे और वामपंथियों के गुंडे जब पहले राज करते थे, मकानों में ताले लगा दिया करते थे, लोगों को डरा दिया करते थे। हालांकि ये छिटपुट घटनाएं अब भी हो रही हैं। और पहली बार कलकत्ता में और कलकत्ता के आसपास के कुछ शहरों में तृणमूल चुनाव आयोग ने कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में, जहां 1200, 1300, 1500 से अधिक मतदाता लोग रहते हैं, मतदान केंद्र बनाया है। उसके बावजूद लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आपने इनको वोट दिया, विपक्षी पार्टियों को, यानी कि तृणमूल की विरोधी पार्टियों को वोट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, बाकी चीजें की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री, मतलब प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी लगातार एक तरीके से शांतिप्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की जो कवायद है वो भी कहीं पीछे नहीं है। एक विश्वास लगातार पहले दौर ने बनाया। रामकुमार जी, आपको लगता है कि अगर मुद्दों के आधार पर बात की जाए, दक्षिण बंगाल का इलाका, बांग्लादेश से लगती हुई सीमा की बात की जाए, टीएमसी के गढ़ के तौर पर इस सेकेंड फेज को कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या एक बड़े परिवर्तन की जो बात लगातार कही जा रही है वो एक बृहद तौर पे दिखाई पड़ रही है? और इस सेकेंड फेज में भी बंगाल की जनता बड़े स्तर पे घर से निकल के आएगी, जो 93% था उससे भी आगे बढ़ के वोटिंग देख सकते हैं हम? आर्यन जी, बहुत अच्छी बात आपने अभी कही। एक चीज समझ लीजिए कि आज की जो मैं कह रहा था, आज की जनरेशन को अपने भविष्य का तो चिंता है उनको,
लेकिन आने वाले समय में उनके अपने बच्चों के भविष्य को कैसा बंगाल, वो अब जो उनको एक दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह का बंगाल बन रहा है धीरे धीरे, वो समझिए कि वो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, जिसको क्षेत्रीयता में नहीं रख सकते आप। वो इसलिए कि कल का जो फेज है, परसों का जो फेज है, इस बार एक निर्णायक मुद्दा ये रहेगा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण और हिंसा का जोर, भय और तुष्टीकरण, इन दोनों के खिलाफ मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जी, बहुत तेज गुस्सा है और लोग अब आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं जी, और बंगाल में जिस तरह से अनेक मुद्दों पर जिस तरह से एक पक्ष का हमेशा ममता बनर्जी साथ देती रही हैं जी, और क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। आपको याद होना होगा, यही ममता बनर्जी जी पार्लियामेंट में जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे जी, उनके सामने डिमांड उठाई थी कि घुसपैठियों को बंगाल से निकाला जाए, बिल्कुल, और उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था उनके चेयर पर। आज वही ममता बनर्जी, जो उनका पूरा तुष्टीकरण का या जो जिस तरह से माहौल है जी, उसको लेकर के आम बंगाली के मन में डर है, और मोदी जी ने इसी डर को देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम आपकी सांस्कृतिक जो अस्मिता है, जो पहचान बंगाल की रही है, वो हम उसको अक्षुण्ण रखेंगे, किसी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो बंगाल में एक भी व्यक्ति जो देश का नागरिक नहीं है, उसकी मौजूदगी हमारे लिए चिंता का विषय है। कम से कम राजनीति से ऊपर इन तमाम विषयों पर लोगों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे कि भारत न्यूजीलैंड के बीच में FTA पर आज लगी है मोहर। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सिक्किम राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गैंगटोक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यहां करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो वहीं सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्य में इंफ्रा विकास की ये परियोजनाएं हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गैंगटोक के आर्केडियम का दौरा करेंगे, जहां राज्य की समृद्ध पुष्प विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद वे पालाजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शुभारंभ करेंगे। पीएम शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी,
परिवहन, बिजली और बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन और खेल, पर्यावरण से जुड़ी कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे उसमें सिक्किम विश्वविद्यालय, हेलन लेप्चा मेडिकल कॉलेज, सोबा रिकबा अस्पताल, इफ्को प्लांट, 160 स्कूलों में IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बीरधांग नामची सड़क का सुदृढ़ीकरण, लुक्से में जन सेवा सचिवालय, चाकुंग में प्रशासनिक ब्लॉक और रिज प्रिसिंक्ट और कैलाश मानसरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। हम लोग ना सिक्किम का सारा लड़की लोग बहुत खुश है। वो जो SHG महिला लोग है वो सब लोग मोदी साहब को एकदम धन्यवाद कहना चाहते हैं, जितना भी वो इधर डेवलपमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी सेंट्रल में लागू होगा वो भी यहाँ पर सुविधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर पब्लिक को एकदम बहुत बुनियादी सुविधा हुआ है। स्कीम्स जैसे PMEGP जैसे बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स है, RAM स्कीम्स, उसके तरफ से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब से मोदी जी आए उन्होंने अष्टलक्ष्मी जो 8 राज्यों को जो विशेष ध्यान दिया, इसके कारण से प्रगति है। वहीं सिक्किम की कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास को नया आयाम देने के लिए PM कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें 100 बिस्तरों वाला आयुर्वेद अस्पताल की नींव शामिल है। तिस्ता नदी पर बनने वाले 2 आधुनिक स्टील मेहराबदार पुल, MG मार्ग, गैंगटोक में सार्वजनिक उपयोगिता वाले मंडप, नई सीवरेज प्रणाली और नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, सिलनॉन में पर्यावरण तीर्थ यात्रा परिसर शामिल हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा सिक्किम के राज्य बनने के स्वर्ण जयंती के वर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के प्रति वर्तमान सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। PM मोदी के इस दौरे से राज्य की विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पर्यटन में भी इसका काफी फायदा होगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, गंगटोक। दुनिया में बढ़ती अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंडपम में हुए इस समझौते को वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मौजूद स्थिति के बीच ये समझौता विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भरोसेमंद साझेदारी का एक बड़ा संकेत दे रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने हस्ताक्षर किए। पिछले कुछ वर्षों में ये भारत का विकसित देशों के साथ 9वां मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 अरब निवेश का भी वादा किया है। The signing of the India-New Zealand Free Trade Agreement reflects our strengthening economic partnership and a convergence of values, trust and shared ambition between two vibrant democracies. हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कारोबारी नेता मौजूद रहे। न्यूजीलैंड से एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हुआ। इससे पहले दोनों देशों के नेताओं ने इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। ये समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच आसान बनाना है। We stand here to write a new chapter. The India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in a record 9 months, a pace that reflects the depth of trust, commitment and shared ambition between our two nations. India is one of the world's largest and fastest growing economies, but our trade relationship has only begun to scratch the surface of its potential. Prime Minister Modi and I could see that a free trade agreement would be a massive opportunity for both of our two countries. ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के नए अवसर खोलेगा और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया जा रहा है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। कृषि, सेवाओं और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं होगा। वहीं भारत भी लगभग 95% न्यूजीलैंड उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाएगा। This agreement is expected to channel $20 billion into India, fueling agriculture,
manufacturing, food processing, innovation, and generating jobs and business opportunities across the country. New Zealand and India are building a relationship that is bigger, deeper, and more exciting every year across trade, investment, defense, sport, and innovation. ये समझौता व्यापार बाधाओं को कम करेगा, नियमों को पारदर्शी बनाएगा और छोटे से लेकर बड़े सभी व्यवसायों को फायदा पहुंचाएगा। इससे बाजार तक पहुंच आसान होगी और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। We are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come to ensure that the world is a better place to live in. ये समझौता शिक्षा, रोजगार के लिए भारतीयों की आवाजाही को भी बढ़ावा देगा। आयुष, योग और आईटी जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड की लगभग 6% आबादी भारतीय मूल की है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये समझौता आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नई दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस समझौते को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आज भारत न्यूजीलैंड साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हमारी विकास परक साझेदारी को एक अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। ये समझौते उन गहरे विश्वास, साझा मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं जो हमारे दोनों देशों के एक सूत्र में बांधते हैं। इस समझौते से हमारे किसानों, युवाओं, महिलाओं, एमएसएमईज, शिल्पकारों, स्टार्टअप्स, छात्रों और नवाचारियों को व्यापक लाभ होगा। ये विकास के नए रास्ते खोलेगा और अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आपसी तालमेल को और गहरा करेगा। न्यूजीलैंड द्वारा लगभग $20 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता कृषि, विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और मजबूती देगी। ये दोनों देशों के अधिक समृद्ध और गतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं समझौते पर खुशी जताते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक्स पर लिखा, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। महज 13 महीने पहले ही मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए भारत गया था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन हमारे व्यापारिक संबंध अभी अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही विकसित कर पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ये समझ गए हैं कि मुक्त व्यापार समझौते हमारे दोनों देशों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। ये समझौते न्यूजीलैंड के निर्यात बाजार में विविधता लाने में मदद करेगा। अगले 10 वर्षों में निर्यात के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगा। भारत के लिए इस समझौते का अर्थ है विकास, नवाचार और नए अवसर। भारतीय निर्यातकों को पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश देगा और भारतीय उपभोक्ताओं को हमारे उच्च गुणवत्ता वाले निर्यातों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। न्यूजीलैंड में रहने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का केंद्र है। आज का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम भारत न्यूजीलैंड संबंधों के अगले अध्याय को लेकर उत्साहित हैं। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्र सरकार ने एक बार देश को फिर से आश्वस्त किया है कि वह देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने नागरिकों को अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी ना करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर देश में खाद और उर्वरकों का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है। पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकटों के बावजूद देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से पर्याप्त है और इसके कारण किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर सप्लाई में कमी की स्थिति नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में बताया कि वर्तमान में 93% एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी को प्रमाणित किया जा रहा है। हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और इसके चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। 93% सप्लाई डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। वहीं आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर सरकार ने अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के बावजूद देश में फर्टिलाइजर्स की कोई कमी नहीं है। यूरिया की उपलब्धता 70% से ज्यादा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से सुचारू है और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है। That the fertilizer availability remains robust and the supplies continue to exceed the requirement. The Department of Fertilizer reaffirms the fertilizer security, which is strong, stable and well managed, with availability consistently exceeding the requirement across all major fertilizers, and no shortages have been reported so far. ईंधन और फर्टिलाइजर्स को लेकर सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, साथ ही अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी न करें। साथ ही सरकार ने एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से भी बचने की सलाह दी है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि विवादों में फिर से एक बार है अरविंद केजरीवाल। क्यों, क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और अब बात आपकी। आम आदमी पार्टी के साथ बाकी राज्यसभा के सांसदों के मुद्दे पर राज्यसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि अब ये सभी बीजेपी के सांसद हैं और इनके शामिल होने के बाद भाजपा के राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अभी भी राजनीतिक तीखी बयानबाजी जारी है। उधर शराब घोटाले के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने न्यायाधीश स्वर्णलता के कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मुद्दे पर सत्याग्रह करने की बात कही तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। देश की संसदीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी की गई जानकारी में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व नेताओं के नाम आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों के रूप में शामिल दिखाई दिए। गौरतलब है कि राघव चड्ढा समेत राज्यसभा के 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई ये सूची बताती है कि 24 अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार जहां भाजपा सांसदों की संख्या 113 हो गई और राज्यसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 10 से घटकर 3 रह गई है। 7 सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वो इस मामले में न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वकील के मार्फत उनके समक्ष पेश होंगे। केजरीवाल ने 4 पन्नों के इस पत्र में न्याय नहीं मिलने की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर उनकी गंभीर चिंताएं हैं, जिसके बाद विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल को न्याय व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है। हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इसके अलावा उनके पास रास्ता ही क्या बचा था। अरविंद केजरीवाल जी खुद कोर्ट में गए रिक्यूजल एप्लीकेशन लेके कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी आम आदमी होता तो आम आदमी क्या करता, उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आता है तो आम आदमी अपील फाइल करता है, हायर कोर्ट में जाता है और जो भी ऑर्डर आता है वो उस पर बाइंडिंग होता है। पर केजरीवाल जी खास आदमी हैं, वो कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ में ऑर्डर आया है वो अपील फाइल नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल की राजनीति में अपना ही तरीका है, जिसने पार्टी के भीतर ही कलह पैदा कर दिया और पार्टी टूट की राह तक पहुंच गई। हालांकि वे यहां तक ही नहीं रुके, उन्हें न्यायपालिका में भी राजनीति दिखने लगी। ऐसे में केजरीवाल के पूरे राजनीतिक मूल्यों और आधार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि गर्मी का प्रकोप कैसे देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर मौसम के मिजाज की। देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी और लू के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है और कई स्थानों पर यह सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के अकोला में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, बिहार समेत कई अन्य राज्य भी 44 डिग्री से ऊपर के तापमान से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी तापमान सामान्य से 3.1 से लेकर 5.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। भारत मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से लेकर 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अगले 3 दिनों तक कुछ इलाकों में अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी, उसके बाद वहाँ भी थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल से हमारा अनुमान ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, वहाँ भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रह सकता है, जिसके लिए हमारा परसों एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। देश के विभिन्न हिस्सों में खासकर उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी तूफान और बारिश के साथ कुछ राहत मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से 2 मई के दौरान बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 अप्रैल से 1 मई तक भारी बारिश हो सकती है, जो आने वाले दिनों में गर्मी के प्रकोप से बड़ी राहत का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। ईरान को लेकर इस वक्त कई प्रकार की हलचलें चल रही हैं। एक ओर ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं, तो दूसरी ओर ईरान की ओर से अमेरिका को एक और समझौता प्रस्ताव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। होर्मुज को लेकर भी इस प्रस्ताव में ईरान ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का रवैया थोड़ा और सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताज़ा बयान भी दिया है, उसके भी यही संकेत मिलते हैं। क्या कुछ हुआ इस मोर्चे पर आज दिन भर, आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जुबान पर सुलह की बातें, मगर हाथों में पत्थर हैं। इनकी फाइलों में अमन है, पर जमीन पर मचा बवंडर है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हवाओं में सियासी सुगबुगाहट का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को युद्ध खत्म करना है तो उसे फोन उठाना होगा। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल इतनी आसान नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है, नो न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने अपने दूतों का पाकिस्तान दौरा रद्द करने का ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका आधे अधूरे प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगा। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि धमकी और नाकाबंदी के साए में बातचीत मुमकिन नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप की बेवजह की मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी रवैये के कारण वार्ता का पिछला दौर प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मित्रों से परामर्श करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस बीच खबरों के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें होर्मुज को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत शामिल है।
हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को मार गिराया। इसके अलावा आईडीएफ ने बिंत जबील में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी हमलों में निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल वार्ता और हमलों के बीच क्या दुनिया एक नया महायुद्ध देखेगी या शांति की राह निकलेगी? यह इन दो मुल्कों की जिद और कूटनीति के बीच फंसा हुआ सवाल है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।